हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 4 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके 3 पार्ट किए हैं। पार्ट 1 में चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक पेंटिंग को डिस्कस किया गया, फ्रेडरिक सोरियो। पार्ट 2 में हम लोगों ने द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियल ऑफ द नेशन को डिस्कस किया कि नेशन का कॉन्सेप्ट कैसे बना। अब तक सभी छोटे छोटे राज्य थे और उन सभी राज्यों में अलग अलग किंगशिप था, तो उससे कैसे धीरे धीरे ये राष्ट्र की तरफ, एक देश की तरफ ये कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा, इसको हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किया। पार्ट 3 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लासेस। हम लोग इस पार्ट 3 में न्यू मिडिल क्लासेस के बारे में देखें कि न्यू मिडिल क्लासेस कौन थे और वो क्यों और कैसे इस नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ना स्टार्ट किए। तीनों पार्ट का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग है पॉइंट नंबर 2.2, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इसमें हम लोग लिबरलिज्म के बारे में देखेंगे कि लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट कब और कैसे आया और इसका मीनिंग क्या था। द टर्म लिबरलिज्म, यहाँ पर एक टर्म लिबरलिज्म दिया गया है, डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लीबर मीनिंग फ्री। ये एक लैटिन वर्ड लीबर से स्टार्ट हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट एक लैटिन वर्ड लीबर से रिलेटेड है और इस लीबर का मीनिंग है फ्री, मुक्त, हर तरीके से मुक्त समाज, चाहे वो पॉलिटिकली मुक्त हो चाहे वो इकोनॉमिकली मुक्त हो। तो ये लिबरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। न्यू मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही साफ था। उनको हर तरीके से फ्रीडम चाहिए था, स्वतंत्रता चाहिए थी और उनको हर तरीके से लॉ के सामने, कानून के सामने इक्वालिटी चाहिए थी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एक फ्रीडम और दूसरा इक्वालिटी। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल तरीके से वो जो भी चाहे वैसा चाहे डिसीजन ले सकें, बोल सकें, अपने एक्टिविटीज कर सकें, ये इंडिविजुअल फ्रीडम की बात थी। और इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने सारे इंसान एक हों, सभी ह्यूमन बीइंग एक हों, यही उनका डिमांड था मिडिल क्लासेस का। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था? पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मीनिंग था कॉन्सेंट, यानी कि लोग अपनी इच्छा से अपने सरकार को चुने, लोगों की सहमति से बना हुआ सिस्टम ही गवर्नमेंट होगा और उसी तरीके से यही सिस्टम चलना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट था। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म इज हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखा है और उसमें ये भी समझ में आया है कि उनका एक बहुत बड़ा डिमांड था। लिबरलिज्म का मतलब उनके लिए यह था कि किसी भी तरीके से ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेजेस जो वहाँ के कुलीन वर्ग या वहाँ के पादरी वर्ग यानी कि नोबिलिटी या फिर क्लर्जी ग्रुप को मिल रहा था, वो सारे प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाए और इस तरीके से वो लोग भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो भी एक फ्रांसीसी जनता बन जाए, सिटीजन बन जाए। तो ये उनका एक डिमांड था। दूसरा था कि अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें पार्लियामेंट हो और उसके थ्रू पार्लियामेंट में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो और ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उस देश की जनता चुने वोटिंग के थ्रू। तो यही एक कॉन्सेप्ट था। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट फ्रांस से स्टार्ट हुआ, यानी फ्रांस की जनता चाहती थी कि चुनाव हो, वो लोग वोट डालें और उनके थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएं वही लोग पार्लियामेंट में जाकर बैठें और उन्हीं के जरिए पूरे देश पे शासन हो और ये पूरी व्यवस्था एक सरकार कहलाए। तो इसमें पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक रिटन लॉ की बात की गई थी और इसमें गवर्नमेंट की बात हो रही थी। और ये सब कुछ पॉलिटिकल लिबरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट था जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुआ। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायोबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी में लिबरल्स ये भी चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार उन्हें मिले,
यानी जिसकी जितनी क्षमता हो, मेरिट हो, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सके। गवर्नमेंट का या किंग का किसी तरीके से कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई ऐसा उनके इस अधिकार के अगेंस्ट लॉ नहीं बनना चाहिए, यानी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने के पक्षधर थे। यस, इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इस पॉइंट में ये समझाया गया कि यूनिवर्सल सफरेज की बात की गई, यूनिवर्सल सफरेज का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था। यूनिवर्सल सफरेज का सीधा मीनिंग है कि सभी जनता को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो और जो भी उनका एज का लिमिटेशन हो, वो सब कुछ वहाँ के लोग, हर एक लोग, ऑल पीपल को वोटिंग राइट हो। यूनिवर्सल मीन्स ऑल, मेन वुमेन एडल्ट एवरीवन, एंड सफरेज का मीनिंग हो गया वोटिंग राइट। तो यूनिवर्सल सफरेज का कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था और ना ही किसी ने डिमांड किया। In revolutionary France, it was not for all on equality basis, means voting right to active citizens only and not for passive citizens. फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स करके दो तरह से उनके सिटीजन्स को बांट दिया गया था। पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और ना ही वो लोग किसी तरीके से फ्रेंच गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करते थे, और जो लोग टैक्स पे करते थे उसमें वो सारे मेल को वोटिंग राइट दिया गया था और बाकी सभी लोग को वोटिंग राइट था। किसको वोटिंग राइट नहीं था? तो वो सारे मेल और फीमेल, जो सभी फीमेल को वोटिंग राइट से पहले ही हटा दिया गया था और सभी मेल को भी हटा दिया गया जिनके पास किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी नहीं था और ना ही वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे थे। तो इस तरीके से एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में फ्रेंच जनता को बांटकर उनको सफरेज दिया गया, उनको वोटिंग राइट दिया गया। बाद में ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स इट वाज अलाउड टू ऑल एडल्ट मेल एंजॉय सफरेज। जब जैकोबिन क्लब का गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ तो जैकोबिन्स ने भी सिर्फ मेल को, सभी मेल को, ऑल एडल्ट मेल को ये अलाउ कर दिया कि वो वोटिंग करेंगे, लेकिन वुमेन को उन्होंने नहीं शामिल किया। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। यहाँ पर इस वर्ड को समझना जरूरी है। वुमेन को नेपोलियनिक कोड में माइनर का स्टेटस दे दिया गया। हमारे कंट्री में माइनर का मतलब होता है 18 ईयर से लेस वो सारे चिल्ड्रेन, मेल या फीमेल, जो अभी 18 ईयर एंड अबव नहीं है, वो अपने माता पिता के संरक्षण में रहेंगे। तो वही बात यहाँ माइनर वुमेन के लिए शामिल किया गया। नेपोलियनिक कोड में ये सिस्टम लाया गया और उसमें वुमेन को या तो उनके पिता के हवाले कर दिया गया या फिर उनके पति के अधीन कर दिया गया। यानी वुमेन का स्टेटस इस फादर और हस्बैंड के अंडर में ही था, उससे बाहर नहीं था। या तो वो पिता के अधीन रहेंगी, नहीं तो पति के अधीन रहेंगी। ये नेपोलियनिक कोड में वुमेन का स्टेटस माइनर किया गया था। आगे थ्रू आउट द 19th and 20th अर्ली सेंचुरीज वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टाइज्ड मेन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स एंड डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। 19th और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग फेज में सभी में वुमेन और नॉन प्रॉपर्टाइज्ड मेन, वो सभी मेन जो पैसिव सिटीजन्स बना दिए गए थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और जो टैक्स नहीं पे करते थे, उन मेन की बात हो रही है। और वो सभी वुमेन जिनको माइनर बना दिया गया था। तो वुमेन और नॉन प्रॉपर्टाइज्ड मेन अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स डिमांड करने लगे, अपने लिए वोटिंग राइट्स मांगना स्टार्ट किए। तो ये सब कुछ हम लोग का यहाँ का पॉइंट्स जो था, ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म था। आइए अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये सारे बात हम लोगों ने जो किया ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म था, ठीक है। अब हम लोग इकोनॉमिक लिबरलिज्म देखेंगे। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। यहाँ बताया गया कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब है, और वो डिमांड कर रहे थे कि उनको हर तरीके से मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन फ्री हो जाए, किसी तरीके से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो। और दूसरी बात बोली गई
वो ये कि किसी भी तरीके से गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट बाधित नहीं हो। गुड्स यानी वस्तुएं, कैपिटल मतलब पूंजी। लोग जहाँ चाहे वहाँ पूंजी लगाकर बिजनेस कर सके, लोग जहाँ चाहे जैसे चाहे अपनी वस्तुओं को ले जाकर बेच सकें। तो इस पॉइंट में यही समझाया गया कि वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब उन्होंने मार्केट में हर तरीके का रेस्ट्रिक्शन को समाप्ति चाहा और गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट चाहा, वो भी फ्रीली मूवमेंट चाहा, किसी भी तरीके से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। 19th सेंचुरी में ये मिडिल क्लास का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड था। इस मिडिल क्लास में मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जो भी ट्रेड एक्टिविटीज़ में लोग थे, और ख़ासकर ये लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, क्लेरिकल नॉलेज था। तो इस तरीके से ये मिडिल क्लासेस 19th सेंचुरी का ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड किया कि मार्केट हर तरीके के रेस्ट्रिक्शन से फ्री होना चाहिए और गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट भी फ्री होना चाहिए। एग्जाम्पल, द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th centuries Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि नेपोलियन ने बहुत बड़े क्षेत्र को जीता था यूरोप के, और उन सारे यूरोप के बहुत छोटे बड़े बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो असंख्य थे, काउंटलेस यानी असंख्य क्षेत्र थे। उन सारे असंख्य क्षेत्रों को मिलाकर, जिनको काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे वहाँ पर रीजन्स थे, तो उन सारे रीजन्स को मिलाकर 39 स्टेट्स यानी 39 राज्य बनाए गए। ठीक है, ईच ऑफ दीज प्रोसेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मेजर्स। ये सभी 39 स्टेट्स, 39 स्टेट्स का डिफरेंट करेंसी और वेट एंड मेजर सिस्टम था, माप तौल का तरीका और उनका मुद्रा ये बिल्कुल अलग अलग था। 39 का एक दूसरे से मैच नहीं करता था, जबकि ये सब जर्मन कन्फेडरेशन थे और सभी नेपोलियन के जीते हुए क्षेत्र थे। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव had to pass through 11 custom duties and barriers of about 5% at each one of them। बताया गया कि यदि एक ट्रेडर या मर्चेंट हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है अपने वस्तुओं को बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स पार करने पड़ते थे और हर एक प्लेस पे उसको 5% टैक्स पे करना पड़ता था। नहीं चाहते हुए भी 11 × 5 55% वस्तु की कीमत यानी गुड्स का प्राइसेस बढ़ जाता था। और इस तरीके से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया कि एक मर्चेंट हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है और 11 अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ को पे कर रहा है, हर एक स्टेप पे उसको 5% का टैक्स पे करना पड़ रहा है, और इस तरीके से उसके गुड्स का कीमत भी बढ़ जा रहा है। और ये एक बहुत टफ वर्क था, हर एक जगह पर रुक कर उसका कैलकुलेशन करना। तो यहाँ ये एक समझाया गया। दूसरा, ड्यूटीज वेयर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजर्स ऑफ द गुड्स एंड इट कंज्यूम टाइम ऑल्सो। बोला गया कि यह जो ड्यूटीज था 5% का मिनिमम जो टैक्स था, यह गुड्स के वेट और मेजर पे डिपेंड करता था कि उसका वजन कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, और इस तरीके से हर एक जगह पर समय भी बहुत ज़्यादा लगता था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था। आगे, द मेजर ऑफ क्लोथ वाज द एले विच इन वन रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। जो मेजरमेंट था उस कपड़े का मेजरमेंट को एले बोलते थे, ELLE एले, और कपड़े के इस एले का मेजरमेंट अलग अलग रीजन में, ये 39 रीजन जो हम लोग बात कर रहे हैं, 39 रीजन में एले का मेजरमेंट डिफरेंट था। जैसे एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बाउट इन फ्रैंकफर्ट वुड बी 54.7 सेंटीमीटर। बोला गया कि फ्रैंकफर्ट में 1 एले इक्वल टू 54.7 सेंटीमीटर, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो
कपड़े का एक ही लेंथ था, लेकिन अलग अलग रीजन होने की वजह से वह अलग अलग सेंटीमीटर दिखाया गया। और इस तरीके से ये एक टफ कैलकुलेशन था, इसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होता था और टैक्सेस भी बढ़ जाते थे, जिसका जो टैक्सेस उस गुड्स पे चला जाता था और इस तरीके से वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। आगे, सच कंडीशंस वेर व्यूड एज ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस हु argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो यहाँ ये बताया गया कि जो नया कमर्शियल क्लासेस था, न्यू कमर्शियल क्लासेस, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में, मर्चेंट एक्टिविटीज़ में, ट्रेड एक्टिविटीज़ में, या ये नया मिडिल क्लास जो था, जो एजुकेटेड हो रहा था, तो इसने डिमांड किया कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए और वो अनहिंडर्ड होना चाहिए, यानी किसी तरह के रुकावट के बिना होना चाहिए, बिना कोई रुकावट का होना चाहिए। और किस तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए? तो मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, लोगों का मूवमेंट, वस्तुओं का मूवमेंट या पूंजी यानी कैपिटल का मूवमेंट किसी तरीके से रुकना नहीं चाहिए, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। चाहे एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जाएं, दूसरे से तीसरे में जाएं और कई बार जाएं, उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और यही एक नया डिमांड किया गया इस न्यू कमर्शियल क्लासेस के थ्रू। इन 1834 अ कस्टम यूनियन और ज़ोल्वेराइन was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states। 1834 में ज़ोल्वेराइन नाम का एक नया कस्टम यूनियन बनाया गया और इसको स्टार्ट करने का इनिशिएटिव प्रशिया ने किया और बाद में जर्मनी के बाकी स्टेट्स भी इसमें जुड़ गए। द यूनियन abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2 only। इस तरीके से ये जो नया ट्रेड बनाया गया कस्टम यूनियन ज़ोल्वेराइन, इसमें स्टार्ट तो प्रशिया ने किया लेकिन बाकी के जर्मन स्टेट्स भी इसमें शामिल हो गए। और इसके बाद जो पहले से 30 टाइप के करेंसीज थे वो अब घटकर 2 टाइप के हो गए, सिर्फ 2 तरह के। और इस तरीके से अब करेंसी का चेंज हो गया। अब 2 ही तरह की करेंसी उस वक्त पूरे 39 जर्मन स्टेट्स में यूज हो रही थी और ये एक बहुत बड़ा बिग मूवमेंट था, एक बहुत बड़ा चेंज था। और ये एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाने वाला और ओवरऑल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लाने वाला, यानी एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था और जिसमें जर्मनी सक्सेसफुल हो गया। उसने 30 टाइप के करेंसीज को चेंज करके सिर्फ 2 टाइप का करेंसीज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जर्मनी के इस 39 स्टेट्स के बाहर के लोग भी यदि इससे कोई ट्रेड करना चाहते थे तो वो आसान था, क्योंकि अब एक यूनिफॉर्म मेजर एंड वेट सिस्टम ला दिया गया। करेंसी भी अब सिर्फ 2 टाइप्स की हो गई, करेंसी में भी अब उनको किसी तरह का कोई एक्सचेंज करने में दिक्कत नहीं था। और इस तरीके से देश के अंदर के भी ये 39 स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ गुड्स का, कैपिटल का, ह्यूमन बीइंग का एक्सचेंज कर रहे थे। लोग आना जाना कर सकते थे, उनकी वस्तुएं आना जाना हो सकती थी, बिजनेसमैन किसी भी स्टेट में जाकर बेच सकते थे और उनको हर जगह ट्रेड बैरियर, कस्टम ड्यूटीज़ नहीं पे करना था। और इस तरीके से यूनिफॉर्म वेट मेजर सिस्टम भी ला दिया गया और ये एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जो जर्मनी में लाया गया। और इसकी वजह से जर्मनी के अब तक के 39 स्टेट्स जो बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से थे, एक करेंसी की वजह से वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे और यही कॉन्सेप्ट लाना जरूरी था। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। अब यहाँ पर समझाया गया कि ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे का नेटवर्क लाया गया और ये एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें बढ़ा। रेलवे का नेटवर्क, हम जानते हैं कि रेलवे का नेटवर्क जब बनता है तो उसमें स्टेट्स के बाउंड्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि एक स्टेट के अंदर ही वो रेलवे नेटवर्क बने। तो यहाँ यही समझाया गया कि रेलवे का नेटवर्क यानी जाल बनता चला गया, बढ़ता चला गया
और इससे सारे 39 स्टेट्स जर्मनी के जुड़ गए। जो नेपोलियन ने जीता था उसमें यूरोप के बहुत सारे क्षेत्र थे और वो सारे क्षेत्र इस रेलवे ट्रांसपोर्ट से जुड़ते चले गए। इकोनॉमिकली भी उनको बहुत तरह के फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शंस मिले, रेस्ट्रिक्शन से उनको छुटकारा मिला और इस तरीके से ये एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया कि जिसमें रेलवे ने फर्दर नेशनल यूनिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। और इन सभी कारणों की वजह से नेशनल सेंटिमेंट्स बढ़ता चला गया, नेशनल यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, मार्केट में भी किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, लोग अपने लोगों का मूवमेंट, गुड्स का, कैपिटल का मूवमेंट बढ़ गया। पॉलिटिकली लिबरलिज्म में उन लोगों ने अपने लिए यूनिवर्सल सफरेज का डिमांड स्टार्ट कर दिया। पहले से पैसिव सिटीजन्स को, मेल को वोटिंग राइट तो मिल ही रहा था, अब वुमेन और नॉन प्रॉपर्टाइज्ड मेल भी अपने लिए वोटिंग राइट्स मांगना स्टार्ट किया और ये एक नया कॉन्सेप्ट था। और यही कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो फ्रांस से स्टार्ट हुआ, यूरोप में बढ़ता चला गया, इसने इस नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को बढ़ाया, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो होगा अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। आपको मेरा आज का पढ़ाया हुआ कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। मैं इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। थैंक यू।